अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जायद मूंग एवं उर्द की मुन्नत खेती। खेती फूलगोभी में हीरक पृष्ठ पतंगा कीट का नियंत्रण। दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वो जायद मूंग एवं उड़द की खेती कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, जायद मूंग एवं उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है इसकी बुआई से लेकर कटाई तक सभी कार्य जैसे किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, सिंचाई, खाद व उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा आदि बिंदुओं में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। तो किसान भाइयों, आप कैसे अपनाएं इन प्रबंधन कार्यों को, इसके लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जायद में उर्द एवं मूंग की उन्नत खेती। उर्द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उर्द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उर्द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मूंग एवं उड़द की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के विकास होने से जायद में इसकी खेती सफलतापूर्वक होने लगी है। जायद में बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है तथा शीघ्र पकने और अधिक उपज देने वाली रोधी प्रजातियों के साथ सघन पद्धतियों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां उड़द की प्रजातियां
बुआई का समय। उर्द की बुवाई के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपयुक्त समय है तथा मूंग की बुवाई 15 फरवरी से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। देर से बुवाई करने पर गर्म हवा एवं वर्षा होने से फलियों में नुकसान हो सकता है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुवाई के लिए जल्दी पकने वाली प्रजाति सम्राट अधिक उपयुक्त है। बीज की मात्रा। जायद में मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उर्द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उर्द की पंत U35 एवं नरेंद्र उर्द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइलोडिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी व पत्ता गोभी की खेती हमारे राज्य में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इस समय पिछेती गोभी फसल में विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप होता है, जिसके अंतर्गत बात करेंगे इसमें लगने वाले कीट हीरक पृष्ठ पतंगा के बारे में, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। हमारे संवाददाता के भ्रमण के दौरान ग्राम मकदमपुर जिला कटिहार के एक कृषक मोहम्मद गुड्डू आलम, जिन्होंने पिछेती फूल गोभी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय हीरक पृष्ठ पतंगा कीट प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा। और ये गोभी जो है कीड़ा लगा हुआ, कीड़ा वो
कुबी का जो टुटका है उसको काट लेता है और फलन नहीं होता है। इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ये जानकारी हमको चाहिए। रबी के मौसम में सब्जियों में सबसे उत्तम सब्जी फूल गोभी होती है, जिसकी सब्जी का स्वाद भी अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता भी होती है, पौष्टिक भी होती है। गोभी में बहुत सारे कीट लगते हैं जो हमारी गोभी की फसल को नुकसान करते हैं। उन्हीं में एक कीट है जिसे डायमंड बैक मॉथ कहते हैं। वह पिल्लू होता है, इसका जो लार्वल स्टेज है वही हमारी फसल को नुकसान करता है। और वह फसल को जब उसका हेड बनता है, जब उसमें फूल तैयार होने लगता है, उस समय उसमें छेद करके अंदर प्रवेश करता है, उसको खाता है, उसको डिसेप्ट कर देता है, बाजार भाव उसका कम हो जाता है। इसलिए उससे निदान के लिए हम लोगों को सबसे पहले कि जो ही उसका हेड बनना शुरू हो या पहले ही आप उसको कीट से बचाने के लिए नीम आधारित कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। उसमें पावर प्लांट एनपी की एक दवा आती है, जिसका आप 1 ml से 2 ml तक लेकर के छिड़काव करेंगे प्रति लीटर पानी में, तो वह क्या करता है कि कीड़े को रिपेलेंट करता है, इसको खाने से मना करता है और भूख से वह कीड़ा मर जाता है। इसलिए इनिशियल स्टेज में ही इसका व्यवहार करेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल बच जाएगी। आप जानते हैं कि जब फूल बन जा रहा है और उस समय किसी रासायनिक कीटनाशक दवा का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें उसका विष अवशेष रह जाएगा। दूसरी एक और दवा है पेस्टो हिट प्लस 1.25 ml, मतलब 15 लीटर की टंकी में आप 20 ml दवा को घोल करके, और उसमें एक स्टिकर होता है स्प्रेड ऑल 90 या कोई भी स्टिकर आप उसमें मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होगा कि यदि कीड़ा लगा हुआ है तो वह कीड़ा समाप्त होगा और आगे इसका आक्रमण नहीं होगा। इस तरह से आप रासायनिक कीटनाशक दवा के बगैर ही आप जीवाणु कीटनाशक दवा या हर्बल कीटनाशक दवा से अपनी फसल को बचा करके स्वस्थ और पौष्टिकपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं फूल। यदि आपके पास इन दवाओं का अभाव हो, नहीं मिले, तब आपको कीटनाशक दवा जो रासायनिक है उसको आप व्यवहार करने की मजबूरी हो जाएगी। और उसके लिए जो कम रेसिडुअल इफेक्ट वाली दवा है उसका व्यवहार करेंगे। उसमें मालाथियन उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसमें स्टिकर मिला करके आप छिड़काव करेंगे, या कार्बारिल धूल जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके स्टिकर के साथ व्यवहार करेंगे तो आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण नहीं होगा, या आक्रमण हुआ ही है भी है तो उससे आप निजात पा जाएंगे। लेकिन ध्यान यही रहे कि स्प्रेइंग के कम से कम 7 दिन या उसके बाद ही इसको बाजार में काट करके आप ले जाएं, जिससे उसका रेसिडुअल इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। वह आपका हेड जो है, जो फूल है, वह विष रहित हो जाएगा, वह किसी भी कंज्यूमर को या खाने वाले के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन पर जानकारी। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
जिन किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की फसल लगा रखी है उसमें अब बालियां निकलेंगी, जिसमें पुष्पन, परागण, दुग्धावस्थाएं आएंगी और इन अवस्था पर फसल की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये अवस्थाएं फसल के उत्पादन को सीधा प्रभावित करती हैं। अतः इस गेहूं की फसल की इस अवस्था पर कौन कौन से प्रबंधन करना है, इस पर संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के.एम. सिंह। सबसे पहले किसान भाइयों को जो है ना, जैसे इस समय जो फ्लैग लीफ स्टेज पर जो है ना फसल का कलर चेंज होता है। सामान्यतः किसान भाई ये समझते हैं कि हमारी फसल में नत्रजन की कमी है, लेकिन इस समय नत्रजन की कमी नहीं होती है, इसकी अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन की वजह से हल्का सा रंग पीलापन आता है। इस समय जब फ्लैग लीफ स्टेज आ जाती है उस समय सबसे ज़्यादा जो है फसल को जो है फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों के लिए एक तो इस समय जो है एक आप फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करें, जो आपका लूज स्मट आता है या आपका करनाल बंट आता है, उसके लिए जैसे प्रोपोकोनाजोल या ट्राइसाइक्लोजोल में से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। साथ ही साथ इसमें जो है 05234 जिसमें 52% जो है फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है। अगर आप इसका स्प्रे 100 से 125 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर देते हैं तो जो इस समय जो आपकी फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हो जाती है और आपकी फसल में स्वस्थ एवं निरोग बालियों का आप बाहर निकल के आएंगी। साथ ही साथ उत्पाद जैसे गेहूं के दाना है उसमें चमक बहुत अच्छी आ जाएगी और चमक के साथ साथ इसमें बोल्डनेस होगी। 1000 टेस्ट वेट जिसे बोलते हैं उसका वजन बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप इसका उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। लेकिन किसान भाइयों को इस समय जल प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ही स्टेज ऐसी होती है कि जिस समय अगर आपके खेत में नमी कम हो गई तो आपकी फसल से उत्पादन घट भी जाता है। यदि बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति हो जाती है उस समय भी आपका जो है उत्पादन घट जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि किसान भाई जो है हल्का पानी लगाएं और विशेष करके ये ध्यान रखें कि जब पानी लगाएं तो तेज़ हवा न चल रही हो, तो शाम के समय लगाएं। रात्रि के समय हवा का जो दबाव कम होता है तो फसल सुरक्षित रह सकती है। साथ ही साथ इस समय आपका दाना फ्लावरिंग स्टेज पे नमी होना चाहिए 50% के आसपास और डप स्टेज तक आप 50% ज़मीन में नमी प्रबंध बनाए रखे रहें तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो इस समय जो किसान भाई देखते हैं कि रतुआ रोग की बीमारी आने की संभावना ज़्यादा होती है। रतुआ जो पत्तियां होती हैं उन पे जो है पीला पीला पाउडर सा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फसल में जो भोजन क्रिया है स्लो हो जाती है और उसका उत्पादन घट जाता है। इस साथ ही करनाल बंट के लिए करनाल बंट या आपका लूज स्मट की भी संभावना रहती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कंबाइंड कॉम्बिनेशन है जो किसान भाई कर सकते हैं। 100 ml इमिडाक्लोरपिड और 250 ml प्रोपोकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल और साथ में जो है 1 से 1.5 किलोग्राम 05234 नामक जो घुलनशील खाद आती है उसको लेकर के 150 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर दें तो इस समय जो गेहूं में जो समस्याएं लगभग सभी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय जो है आपका काला चिट्टा काला माहू बहुत समस्या रहती है गेहूं में, या इसके नियंत्रण के लिए आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इमिडाक्लोरपिड या डाइक्लोरोवास 100 ml या DDBP 100 ml या फॉस्फोमिडोन 100 ml, मेटासिस्टॉक्स 500 ml, इनमें से किसी एक दवा को लेकर के इन पूर्व में बताई हुई जो फंजीसाइड दवा उसके साथ मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो है ये भी नियंत्रण हो जाएगा। खेती के साथ पशुपालन का गहरा रिश्ता है। पशुपालन के बिना खेती का सोचा भी नहीं जा सकता है और आजकल बांझपन की समस्या के कारण बहुत से पशुओं से वर्ष में एक बच्चा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ इस कारण किसानों को दवा में अनावश्यक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस समस्या के कारण एवं बचाव उपाय क्या हैं, जानेंगे एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर TB यादव से। पशुओं में एक तरह के बांझपन की समस्या है कि वो पहली बार ब्यात में आने में भी समय लगाते हैं
और दोबारा जब वो ब्याने के बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक वो गर्मी में नहीं आते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध देते रहते हैं, ये एक तरह से बांझ की श्रेणी में माने जाते हैं। कोई भी गाय भैंस को ब्याने के बाद 95 से 120 दिन के अंदर दोबारा गर्भित हो जाना चाहिए। अगर वो गर्भित नहीं हो रही है तो इसको हम बांझ की श्रेणी में मानते हैं। इसके लिए कई कारण हैं, जिसमें जो प्रमुख कारण है वो है पोषण की कमी और विशेष रूप से खनिज तत्वों की कमी। ऐसा पाया गया है कि पशुओं में अगर तांबे की कमी है तो वो गर्मी में तो आती है गाय भैंस से, लेकिन गर्मी का जो लेवल है वो बहुत कमज़ोर होता है। या तो हम डिडक्ट नहीं कर पाते पशुपालक भाई, या लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और पशु गर्भित नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर पशु में जिंक की कमी है तो वो गर्मी में के लक्षण ही प्रकट नहीं करते। ऐसा भी पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कमी है हमारी गाय भैंसों में वो नमक की पाई गई है। अगर पशु में नमक की कमी है तो वो हर 18 से 21 दिन में गर्मी के लक्षण प्रकट करता है, लेकिन बदलवाने पर गर्भित नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो है कुछ सामान्य प्रबंधन की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पशु जैसे ही ब्याए हफ्ते भर के अंदर उसकी डिवार्मिंग अवश्य करवा दें। सबसे बड़ा एक कारण जो है कीड़े हैं। कीड़े के कारण से भी जो भी पोषक तत्व पशु को दिया जाता है उसमें वो हिस्सेदारी कर लेते हैं, जिसके कारण से उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता और यह भी एक बाझपन और कम दूध देने का एक प्रमुख कारण है। तो डिवार्मिंग करने के बाद पशु को 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 25 ग्राम नमक ये प्रतिदिन देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो पशुओं में खनिज तत्वों की कमी के कारण जो बाझपन है यानी लगभग 80% बाझपन की समस्या दूर हो जाती है। इससे हमारा गाय भैंस अधिक मात्रा में दूध भी देती है। ऐसा पाया गया है कि अगर केवल डिवार्मिंग कर दिया जाए तो पूरे ब्यात में वो गाय भैंस सामान्य की तुलना में कम से कम 300 किलो ज़्यादा दूध देती है। इसके अलावा वो 95 से 120 दिन में गर्मी में आकर के गर्भधारण भी कर लेती है। पशुओं में जो बांझपन के बारे में अभी हमने बताया, पहला कारण पेट में कीड़े की समस्या, दूसरा पोषक तत्वों की कमी, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन का जो है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, जिसके कारण से बच्चेदानी में समस्या आ जाती है और वो पशु गर्मी में नहीं आता या अधिक तर हीट में रहता है। इसके लिए जो है उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए हम लोग रिपिटाल का प्रयोग करते हैं। रिपिटाल का 10 mg की मात्रा लगाने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर पशु गर्मी में आ जाता है और उसे बदलवा देते हैं। तो ये पाया गया है कि हमें मैक्सिमम सफलता मिलती है। पशुपालक भाई पशु को जब तक वो दूध में नहीं आता, बच्चा नहीं देता, तब तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा गाय भैंस गाभिन हो तभी से हम उसके देखभाल पर ध्यान दें। विशेष रूप से जब 6वें महीने की गर्भावस्था में पहुंच जाती हैं तो चूँकि पेट में बच्चा पल रहा है, गाय भैंस दूध भी देती रहती है, उसकी अपनी भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे जो है पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ये आवश्यक है जो हम 1 किलो प्रतिदिन प्रति पशु मेंटेनेंस के रूप में रातिम मिश्रण देते हैं, उसकी मात्रा को 6ठे महीने की गर्भावस्था में हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले 1 पाव से मात्रा को बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाते हैं और ब्याने तक की स्थिति में 1.5 से 2 किलो तक इस मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर होता है, जिससे उसके जीविता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी वो गाय भैंस भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से ब्याने के बाद जितने दूध की उत्पादन वो दे सकती है उस मात्रा में कटौती हो जाती है, पूरे क्षमता के साथ वो दूध नहीं दे पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है रातिम मिश्रण की जो मात्रा को 6ठे महीने से जो है वो बढ़ा दें और ब्याने तक 1.5 से 2 किलो तक उस मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि पशुओं में ऐसा हमारा किसान भाई मानता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और ब्याने तक कैल्शियम देता रहता है। ऐसा पाया गया है कि ये पूरी तरह से गलत है। ब्याने के पहले 25 दिन पहले से कैल्शियम जो हम बाहरी रूप से देते हैं उसका जो है उपयोग पशु में नहीं हो पाता है। इसलिए कैल्शियम देना 25 दिन ब्याने के 25 दिन पहले ही खनिज मिश्रण या कैल्शियम देना बंद कर देना चाहिए। और एक हम 50 दिन का मैनेजमेंट के नाम पर एक व्यवस्था ऐसी करते हैं कि पशु को जो है नवसादर की 50 ग्राम मात्रा और 25 ग्राम नमक
ब्याने के 25 दिन पहले से देना शुरू कर दें और 25 दिन बाद तक देना शुरू कर दें तो इससे ये पाया गया है कि तमाम तरह की जो पशुओं में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद की समस्या आती है, जैसे ब्याने के समय दिक्कत, जेर देर से गिराना या न गिराना, दूध न उतारना, तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिल जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। माधवपुर जिला समस्तीपुर के कृषक राजकिशोर, आपने लीची के उद्यान में बोर बनते समय देखभाल पर जानकारी चाहिए है। तो राजकिशोर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। क्या लीची के बगीचे अभी हैं जहाँ लगे हुए हैं, उस बगीचे जुताई कराने से होगा कि किसी तरह का समस्या जो भी कीट और व्याधि रोग जिसके चलते होते हैं, खासकर उनके बच्चे या प्लॉट जो भी जमीन में सुषुप्तावस्था में रहते हैं, वो जब भी एक्सपोज होंगे खास करके सूरज के प्रकाश के प्रति या खुले आसमान के प्रति, वो सभी मर जाएंगे और किसी तरह का कीट व्याधि से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लीची के बाग में अभी पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि आसमान पूरी तरह साफ है और रात को ठंड पाला पड़ सकता है, तब एक हल्की सिंचाई लीची के बाग में दे सकते हैं, जिससे कि उस बाग के आसपास आर्द्रता बढ़ जाएगी और आपका लीची का पौधा में किसी तरह का पाले से नुकसान नहीं होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि जब लीची के बाग में बौर आएंगे फरवरी और मार्च के महीने में, तो बौर आने से पहले किसी तरह की सिंचाई नहीं करना चाहिए। जब बौर आ जाए उसके बाद जब 15 मार्च के बाद फिर क्या होगा कि फल लगने लगते हैं और ये मान के चलिए कि अप्रैल के पहले सप्ताह से फल का विकास होने लगता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में अगर आप बायोजाइम फ्रूट प्लस एक तरल पदार्थ आता है, वो 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला करके अगर छिड़काव करेंगे, उससे फल की पैदावार अच्छी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि लीची के फल तो लग तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी गिरने भी लगते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2,4-D या प्लानोफिक्स जो आता है उसका 10 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर अप्रैल के महीने में छिड़काव करेंगे 15 दिन के अंतराल पे, इससे फल का जो गिरने की समस्या उससे निजात पाई जा सकती है। यहाँ तक ये भी देखा गया कि 0.6% बोरेक्स का अगर छिड़काव करते हैं, उसे फल का जो फटने की समस्या है उसको कम कर सकते हैं। ये छिड़काव कब करना चाहिए? जब अप्रैल के लास्ट मई के पहली सप्ताह में, जब फल करीब करीब बड़े हो जाते हैं और उसमें गुद्दे का भराव स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसका फल जब बड़े बड़े होने लगते हैं, खास करके 15 अप्रैल के बाद, तब ये ध्यान रखना चाहिए किसी तरह का आर्द्रता की कमी लीची के बगीचा में नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत जगह बहुत से किसान भाइयों ने रेन गन लगाए हुए अपने बगीचे में, और रेन गन से क्या होता है कि 25 मीटर सामने और 25 मीटर पीछे तक एक नोजल होता है जो चलने लगता है और 25 मीटर तक वो पूरे एरिया को कवर करता है, जिससे वहाँ की आर्द्रता बढ़ जाती है और फल और फटन की समस्याएं कम कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।